हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइल्स टास्क 1 का सबसे लास्ट आखिरी वाला ग्राफ जिसका नाम है मैप्स। मैंने बोला कि ये सबसे लास्ट ग्राफ है, सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको सबसे मुश्किल माना जाता है। असल में लाइन डायग्राम को टास्क 1 का इजीएस्ट ग्राफ माना जाता है, जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद हमने किया बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, मल्टीपल डायग्राम्स और फिर इसके बाद प्रोसेस डायग्राम के बाद हम अभी कर रहे हैं मैप्स। तो ये हमारा 7वां ग्राफ है और ये लास्ट ग्राफ है। लेकिन अगर आप आज की क्लास अच्छी तरह से समझ गए, अच्छी तरह से ध्यान से अगर आपने इस लेक्चर को देखा, तो ये जो मैप्स है ये आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। और हम देखेंगे सबके सब टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे मैप्स को पढ़ा जाता है, कैसे इसका डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है, कौन से टेंसेस यूज करने हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आज हम देखेंगे, कवर करेंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन मैप को लिखना, इससे हाई बैंड स्कोर लेना। और स्टार्ट करते हैं आज का ये जो ग्राफ है मैप्स एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने रहा ये मैप का एग्जाम्पल ग्राफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इस ग्राफ में है क्या। मैप्स असल में होता क्या है? मैप्स असल में ये होता है लेआउट, किसी भी एरिया का लेआउट हो सकता है, किसी आइलैंड का लेआउट हो सकता है, किसी बिल्डिंग का लेआउट हो सकता है और उसमें टाइम डिफरेंस रहेगा। लेआउट ये जो मैप है पहले एक टाइम कुछ पास का रहेगा और फिर ये दूसरा टाइम उससे आगे वाला टाइम रहेगा। उन दोनों में जो डिफरेंस है, जो चेंजेस है, वो हमने लिखने हैं, देखने हैं और बताने हैं। तो मैप्स में अंदर जो हमने आज का जो हमने ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये एक एरिया का ग्राफ है। आज के लेसन प्लान में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं? आज का जो लेसन प्लान है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन, क्योंकि इस ग्राफ की जो स्पेशलिटी है वो है लैंग्वेज ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन, जो हमने पहले किसी भी ग्राफ में नहीं देखी। जैसे कि हमने लास्ट के प्रोसेस चार्ट में हमने देखा था कि वहां पे टाइम ट्रांजिशंस और पैसिव लैंग्वेज उसकी स्पेशलिटी थी। तो इसकी जो है, इसमें जो हमने अभी नई लैंग्वेज यूज करनी है वो है लैंग्वेज ऑफ पोजीशन और लोकेशन। ये जो पोजीशन की जो लैंग्वेज है ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ट्रिक्स देखेंगे कि इसको कैसे रीड करना है, स्टूडेंट अक्सर कौन सी गलतियां करते हैं जब इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो वो सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। हम देखेंगे ग्रुपिंग कैसे करनी है इंफॉर्मेशन की, हम देखेंगे कौन से टेंसेस यूज करने हैं और साथ में देखेंगे वोकैबुलरी टिप्स, और जिसके साथ आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। तो आज का जो हमारा जो ग्राफ है उसको, उसकी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है द मैप्स बिलो शो। ये जो मैप है ये हमें क्या दिखाता है? द चेंजेस, ये चेंजेस दिखाता है दैट हैव टेकन प्लेस, जो कि हुए हैं, ये चेंजेस जो कि हुए हैं इन द सी साइड रिजॉर्ट, जो कि रिजॉर्ट है, सी साइड है, ऑफ टेम्पलेटन बिटवीन 1990 एंड 2005। तो हमारे पास दो समय का ग्राफ है, दो समय का जो चार्ट है, और ये जो है ये है हमारे पास 1990 का, 1990 का, और ये जो है ये है हमारे पास 2005 का। तो इन दोनों मैप्स में, ठीक है, क्या डिफरेंस है? टेम्पलेटन, ये सी साइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन है और एक ही एरिया, एक ही रिजॉर्ट है, अलग अलग टाइम पीरियड है। दोनों के मैप्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो हमने देखने हैं। आपके ये स्क्रीन के हिसाब से हमने, इसके बाद लिखा हुआ समराइज द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप समराइज करना है, छोटा करके लिखना है। बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, मेन फीचर्स को सिलेक्ट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट, जहां पे भी आप कंपैरिजन की जरूरत है वहां पे आप कंपैरिजन कीजिए। तो ये रही स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई है। और अब आपके सामने ये रहा ग्राफ, आप ग्राफ भी अच्छी तरह तरीके से देख लीजिए। वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि स्टूडेंट अक्सर जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि वो डिफरेंस जब देखते हैं, उनको देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है। तो है भी आसान, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन
क्योंकि उनके मन में होता है कि वो जल्दी जल्दी राइटिंग स्टार्ट करें, तो वो पूरे के पूरे डिफरेंसेस देख नहीं पाते। तो अगर आपने कोई भी मेन डिफरेंस फीचर्स आपसे छूट जाती है तो क्या होगा, तो डाटा आपसे स्किप हो गया, आपके टीए के मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, क्योंकि आपने इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स लिखा है। तो क्योंकि हमने पूरे फीचर्स जो भी चेंजेस हैं सभी इसको अच्छी तरीके से देखना है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम लो, 2-3 मिनट लो और एक एक फीचर को जस्ट देखो, डिफरेंस देखो। और वो डिफरेंस, क्योंकि इसके बाद हमने रिपोर्ट करना है, आप इसको रफ पेपर में साइड में कहीं पे लिख भी सकते हो। तो मैं आपके साथ इसके अंदर कौन से चेंजेस हैं वो देखता हूं, ठीक है। आप भी साथ साथ में रहिए, देखिए, ठीक है। अभी आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो 1990 में जो ग्राफ है, 1990 में जो ग्राफ है, इसमें आप देख पा रहे हो रेलवे स्टेशन है, लेकिन रेलवे स्टेशन की जो 2005 में इसकी जो रेलवे लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे देख रहे हो। एक्सटेंशन के साथ ही यहाँ पे एक फेरी पोर्ट है, यहाँ पे आपको फेरी पोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे फेरी पोर्ट भी है, यहाँ पे फेरी पोर्ट नहीं है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे फैक्ट्री है, इस एरिया में जो ग्रीन एरिया ट्रीज लगे हुए हैं या कुछ 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 आपको घर भी दिख रहे हैं, इसकी जगह पे इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी है। अगर आप इससे और आगे चलते हो, देखते हो यहाँ पे हॉस्पिटल दोनों में है, स्कूल भी है, लेकिन स्कूल के पीछे जो है वो एयरपोर्ट बन चुका है, जो कि पहले नहीं था। और फिर इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग है, यहाँ पे जो है बिल्डिंग के साथ 2 बिल्डिंग और बना दी गई हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया है ये मतलब है कि अपार्टमेंट्स आप यहाँ पे जस्ट एक है, यहाँ पे 2 हो चुके हैं। और फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हाउसेज वगैरह हैं, और लेकिन यहाँ पे सुपर मार्केट बना दी गई है, यहाँ पे सुपर मार्केट नहीं है। आप अगर ऊपर जाएं तो ये जो आपको पॉन्ड एरिया दिख रहा है, इसके पीछे एक आपको बड़ा घर दिख रहा है, मेंशन हाउस दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे अभी हटा के वहां उसकी जगह पे बड़े बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक्स बना दिए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ये मेन फीचर्स में आपको दिख रहा है। और आपको दिख रहा है ये जो सुपर मार्केट बनी है, सुपर मार्केट के साथ एक नई रोड जो है, यहाँ पे एक नई रोड बना दी गई है सुपर मार्केट को एक्सेस देने के लिए। और ये जो हमने जो डिस्कस किया, ये जो है सबके सब मेन जो डिफरेंसेस हैं ये हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप डिफरेंसेस देख रहे हैं इनसिग्निफिकेंट, या फिर मैं आपको बोलो जो स्मॉल डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। जैसे कि आप कहीं पे ऐसे बताने लग जाओगे, मतलब है कि हॉस्पिटल के पीछे पहले एक घर था और अभी 3 घर हैं, इजंट इट। तो जब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे 3 घर हैं, या फिर आप ऐसे बोल रहे हो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पेड़ हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेड़ हैं, 2 ही पेड़ बच गए हैं, तो आपने ये जो पेड़ बता रहे हो या फिर घर बता रहे हो, ये बड़ा चेंजेस नहीं है। और ये इसके बाद में दो कारण है बड़े। नंबर 1 कि ये सिग्निफिकेंट डाटा क्यों नहीं है, वाई बिकॉज क्योंकि ये पहली बात तो ये एक वैल्यू चार्ट नहीं है। जब आप गिनती की बात कर रहे हो, नंबर्स की बात कर रहे हो, तो ये वैल्यूज हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस वैल्यूज का नहीं देखना, हमने ये देखना है कि कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर या कौन कहाँ पे कौन सी जो आइटम है या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मैन मेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूड कर दिए गए हैं, जो अल्टर किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। हमने उस चीजों को देखना है, ना कि हमने यहाँ पे गिनने लग जाना है। यहाँ पे गिनती नहीं है, अगर आप गिनोगे तो ये वैल्यूज वाले पार्ट में आप चले गए, जो कि लाइन बार पाई और टेबल में था। तो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू चार्ट नहीं है, आपको पता है ये प्रोसेस डायग्राम, उसके बाद मैप्स, ये दोनों नॉन वैल्यू चार्ट्स है। तो नॉन वैल्यू चार्ट्स के अंदर जब आप अब कोई भी नंबरिंग नहीं हो रही है, परसेंटेज नंबरिंग और कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने गिनना नहीं है कि ये कितने हैं, इजंट इट। यहाँ पे गिनती मिनती नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट छोटे चेंजेस नहीं। और यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि आपने मेन फीचर्स बताने हैं, ठीक है, मेन फीचर्स बताने हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होनी चाहिए, कॉमन सेंस के साथ हमने चलना है, और ये स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं। और दूसरी जो सबसे मेन बात है, जहां पे थोड़ी सी और प्रॉब्लम रहती है, अगर हम इस चार्ट्स को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपके सामने ये चार्ट है, इजंट इट। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इजंट इट, तो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि शायद ये रोड है,
इजंट इट? लेकिन रोड तो ऐसी नहीं है, रोड तो यहाँ पे आपको लाइंस के हिसाब से बता के रखी हुई है, इजंट इट? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये एक नदी है, इजंट इट? क्योंकि अब ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ कि ये क्या है। जब हम प्रोसेस चार्ट करते थे, प्रोसेस चार्ट में जितनी भी स्टेजेस थी, सभी स्टेजेस के नाम लिखे हुए थे, लेबलिंग की हुई थी कि ये जो स्टेज है इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इजंट इट? वहां से हम हिंट ले लेते थे और हम वहां से वोकैबुलरी डेफिनेटली हम नाउन से वर्ब में चेंज करते थे, उसके बाद वोकैबुलरी चेंज करके लिखते थे, लेकिन हमें हिंट मिलता था। वोकैबुलरी का हिंट हम वहां से जो कि प्रोसेस हो रहा है उसकी लेवलिंग से, उसके जो नेम है उस स्टेज का वहां से ले लेते थे। लेकिन इस केस के अंदर जब आप मैप्स कर रहे हो, मैप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको पॉइंट्स दिखेंगे जिसकी लेबलिंग नहीं की हुई, लेकिन कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी लेबलिंग की हुई है, इजंट इट? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्कूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये हॉस्पिटल है, लिखा हुआ है कि ये रेलवे स्टेशन है, और इसके बाद देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इन्होंने नहीं लिखा कि ये ट्री है। अभी ये कॉमन सेंस होनी चाहिए उनकी, यहाँ से हमें दिख रहा है कि दिस इज ट्री। उन्होंने नहीं लिखा हुआ ये पी लिखा हुआ है, उन्होंने नहीं लिखा हुआ ये पार्किंग है, इजंट इट? ये भी आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, ये पार्किंग का सिंबल है। जो भी हमारी ट्रैफिक सिंबल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, इजंट इट? तो ये तो कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है। तो ये जो पी है ये पार्किंग है, पार्किंग किसकी है? ये रेलवे स्टेशन की है, समझ में आ रहा है? अभी ऐसे ही है, ये जस्ट आप देख रहे होगे एरोप्लेन बना रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एरोप्लेन खड़ा कर दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट, ठीक है? तो अगर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये एयरपोर्ट है, ठीक है? तो ये कुछ सिंबल हैं, सिंबल्स जो हैं जो कॉमनली सबको पता होने चाहिए, जनरल नॉलेज है, कॉमन सेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखो ये जो है ये होम्स, हम बोलेंगे कि हाउस है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ कि ये हाउस है। उसी तरीके से अभी आप बताओ कि ये क्या है? ये जो बड़ा सा हाउस है, अभी आप इसको बिग हाउस तो नहीं बोलोगे, आपको वोकैबुलरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये जो है ये मेंशन है, मेंशन हाउस बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं बंगला, ठीक है? बड़ा सा घर, तो मेंशन, हवेली, ठीक है? तो ये मेंशन है, इजंट इट? ये घर है। और ऐसे ही ये क्या है? आप बोलोगे बिल्डिंग है। भाई बिल्डिंग तो सभी है, बिल्डिंग तो ये स्कूल और हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन जो कुछ भी देख लो ये सभी बिल्डिंग है, लेकिन क्योंकि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो इसको स्पेशली क्या बोलते हो आप, इजंट इट? तो हम इसको क्या बोलते हैं अक्सर, ठीक है? जैसे कि क्वार्टर्स बोल देंगे, अपार्टमेंट्स इज द राइट वर्ड। तो ये अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, अपार्टमेंट ब्लॉक बोलो, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बोलो, जिसमें जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, रहने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे लेकिन लेबलिंग नहीं की हुई, तो यहाँ पे क्या है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे कौन सी वोकैबुलरी यूज करनी है आपने? अगर आपके पास सही वोकैबुलरी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखने में बहुत आसान लग रहा है, देखने में आपको पता चलेगा कि हाँ जी मैंने तो सबके सब फीचर्स हमें पता है, सभी डिफरेंसेस पता है, लेकिन वोकैबुलरी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये तो जस्ट और जस्ट एक ही टाइप है, 3 टाइप्स मेन है मैप्स में, इजंट इट? जैसे कि नंबर 1 ये हो गया एरिया, ठीक है? और नंबर 2 आपको पास हो सकता है आइलैंड आ जाए, आइलैंड का। नंबर 3 हो सकता है कोई मार्केट हो, सुपर मार्केट हो, कोई एक बिल्डिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो उसका आपको लेआउट आ जाए बिल्डिंग का इंटरनल, इजंट इट? तो उसके साथ रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहां पे सभी जगह सब कुछ जितने भी आइटम्स है वहां उसको लेबलिंग नहीं की होती, उसके नाम नहीं बता रखे होते। तो अगर आप अभी हम वापिस आते हैं, देखो कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर ये क्या है? ये नीचे आपको जो दिख रहा है ये क्या चीज है, इजंट इट? अभी लिखना तो है ना हमने, इजंट इट? तो ये जो है, कहीं बहुत सारे सोच सकता स्टूडेंट बोलेंगे कि ये तो एक मैदान है, जस्ट एक ग्राउंड है, ठीक है? जहां फिर बोलेंगे ये रोड है, ठीक है? और कोई बोलेगा ये पानी है, ठीक है? कोई बोलेगा कि ये नदी है, कोई बोलेगा नदी नहीं है, ये तो जस्ट शायद कच्चा रास्ता है कोई। तो हमें क्लैरिटी कैसे होगी? जस्ट एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए, ये जो स्टेटमेंट है यहां पे आप देखो क्लियरली लिखा है कि दिस इज द सी साइड रिजॉर्ट। ये जो रिजॉर्ट है इट इज लोकेटेड ऑन द सी साइड। ये जो समुंदर है भाई, ये सी है, समुंदर है, यहाँ पे पानी है,
अगर यहाँ पे पानी है तो पक्की बात है ये क्या होगी, ये एक नदी ही होगी जो कि समुद्र में जा रही है, समुद्र में गिर रही है, इजंट इट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक रिजॉर्ट है जहां पे एक नदी उसके बिल्कुल बीच में से जा रही है जो कि समुद्र में जाके गिर रही है। ठीक है, बहुत सारा कुछ आपको क्लियर ये जो स्टेटमेंट है ये भी कर देती है। अदरवाइज अगर आप जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट को पढ़ा, जल्दी जल्दी में डिफरेंसेस को देखा, तो एक बात तो पक्का, ये मैप पक्का आपको मारेगा। ठीक है, और ये जो एक मैप जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो पूरा पूरा एग्जाम अगर दोबारा देना पड़ गया तो उसका फिर क्या फायदा, इजंट इट। तो यहां पे अगर आप देखिए ये क्या चीज है, तो डेफिनेटली ये एक पॉन्ड है। ये क्या है, एक पॉन्ड है, एक छोटा सा जहां पे पानी इकट्ठा रहता है कि छोटा सा पॉन्ड है। तो पॉन्ड के पीछे क्या है, आगे क्या है, नदी के इस पार क्या है, उस पार क्या है, और ये समंदर के ऊपर नीचे क्या है, ये बिल्डिंग्स, तो इनका सबका नाम जो है आपको रहना चाहिए। ये वोकेबलरी टिप्स जो कि यहाँ पे 5th नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहले ही आपको यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको फेस आप कर सकते हो, जिसके लिए पहले ही आपको प्रिपेयर रहना है। तो भाई ये एक नदी है, ठीक है, और ये नदी जो है समंदर में जा रही है। आप यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे फेरी लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं रहता कि फेरी का मतलब क्या है, इसमें फेरी क्या है। तो ठीक है, ये बोट है, एक बड़ी सी बोट बोलते हैं इसको, इसमें तो ये एक बड़ी सी बोट है जो कि पानी में चलती है, जिसके ऊपर हम बड़ा सामान एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर लेके जाते हैं। तो जैसे कि इसमें ये जो कार है, तो इसमें कार को अंदर जस्ट डाल के किसी दूसरी साइड में लेके जाने के लिए ये यूज करते हैं। तो कार हो गया, बस हो गया। हम आमतौर पर क्या करते हैं, ये जो बड़ी सी बोट, इसको ट्रॉलर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रॉलर आप देखो, बड़े बड़े ट्रक्स जो भी हैं उसको भी ट्रॉलर बोलते हैं, ये ट्रॉलर है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रॉलर है जो कि पानी के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं हम फेरी, फेरी बोट को भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोट किसके लिए काम आ रही है, जस्ट ये बड़े बड़ा सामान होगा, जब कुछ हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर जो कार बसेस हैं इनको एक साइड से दूसरी साइड या एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए काम आती हैं। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। तो अच्छी तरह से अगर आप इस मैप्स को देखो, इस मैप्स में बहुत सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स को हो सकते हैं वोकैबुलरी को लेके, और ये क्या चीजें हैं उनको लेके, तो इनका आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हमने देखना है कि यहाँ की इस चार्ट की जो स्पेशलिटी है वो क्या है। इस चार्ट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हमने जितने भी अभी कर आप डिफरेंसेस बताओगे तो कैसे बताओगे भाई, आपको बताने पड़ेंगे एक रेफरेंस लेके, और रेफरेंस लेके आप बताओगे कि इसकी पोजीशन इससे कहां पे है, इजंट इट। तो रेफरेंस आपको लेना है और पोजीशन आपको बतानी है, तो पक्की बात है तो आपको पोजीशन बतानी होगी। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। जब आप पोजीशन बताओगे, पोजीशन आप 3 तरीके से बता सकते हो, और वहां जब आप अपना रिस्पॉन्स आप लिखोगे तो ये जो तीनों टाइप्स हैं उनको आपने वहां पे कवर करना है। तीनों टाइप लेनी है, कौन कौन सी टाइप है आपने पोजीशन बतानी है। अभी मैं लैंग्वेज ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं लैंग्वेज ऑफ पोजीशन, पोजीशन और लोकेशन। लैंग्वेज ऑफ पोजीशन और लोकेशन ये तीन तरीके से चलेंगे। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशंस। पहली बात क्या है, जो है वो प्रेपोजिशन के हिसाब से होगा। ठीक है जी, अभी प्रेपोजिशंस के हिसाब से मतलब कि हम जब बोलते हैं कि ये आगे है, पीछे है, आगे है, पीछे है, नजदीक है, तो ये इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, नियर, नेक्स्ट टू, ये अगला है, पिछला है। तो ये जो हम आगे पीछे ऊपर नीचे ये जो हम बोल रहे हैं ये सभी की सभी प्रेपोजिशंस हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। जैसे हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, behind, next to, besides, across, ये जो जितने भी जो कुछ लिख रहा हूं ये सब की सब क्या है, ये है प्रेपोजिशन। किसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, और इसके आसपास क्या है, अगला क्या है। तो ये जो है प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशन के हिसाब से लिखते हैं, बहुत कॉमन है। तो दूसरे नंबर पे जो है वो हम लिखते हैं राइट लेफ्ट।
राइट लेफ्ट का मतलब कि इसके दाहिने में क्या है, दाएं में क्या है, बाएं में क्या है। तो दाहिने बाइने बाएं, ये जो हम जो लिखेंगे तो वो राइट लेफ्ट में ये हो गए, ये जो है सेकंड टाइप है। और इसके बाद जो थर्ड टाइप है हम लिखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये जो है ये हमारी थर्ड टाइप है लोकेशन या पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइप्स हैं जिसमें प्रेपोजिशन और राइट लेफ्ट, असल में राइट जो राइट और लेफ्ट है ये भी असल में प्रेपोजिशन के अंदर ही काउंट हो जाती है। लेकिन ठीक है, आप इसको थोड़ा इसको अलग से कैटेगरी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रेपोजिशन हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। इनको हम देखेंगे। ये देखने में तो आसान लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है, ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ में आपको बताऊं, पूछूं, मैं जस्ट आपको प्रेपोजिशन के हिसाब से आपको पूछता हूं, क्या आपको इस चीज का पता है, जैसे कि मैं आपको पूछूं कि ये जो एक नया ट्रैक बना है, ये जो एक रेलवे ट्रैक बना है, इस ये और आप देख रहे हो यहाँ पे 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, इजंट इट? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये अपार्टमेंट ब्लॉक के आगे से जा रहा है या पीछे से जा रहा है? ठीक है, मेरी बात आप समझ गए? आगे और पीछे लिखना मतलब मैं प्रेपोजिशन की जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, और मैं आपको ये 110% बता रहा हूं कि आप में से 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत देंगे। थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनिए कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो नया ट्रैक है, यहाँ पे ट्रैक नहीं है लेकिन आपको दिख रहा है कि 15 साल बाद 2005 के अंदर एक नया ट्रैक बन चुका है, और ये जो नया ट्रैक है ये अपार्टमेंट ब्लॉक के, अभी बताना पड़ेगा आपको कि नया ट्रैक कहां पे बना है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे अपार्टमेंट ब्लॉक के आगे बना है कि पीछे बना है? अभी आप बताओ कि ये आगे बना है कि पीछे बना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये पीछे बना है। जस्ट अगर आप वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से दिमाग लगा के आप सोच सकते हो, इजंट इट? और लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये पीछे बना है। क्यों बना है? क्योंकि वो इसको सोचेंगे प्रैक्टिकली कि ये पीछे से ही जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स का बैक साइड है। ठीक है, बिल्डिंग की जो फ्रंट साइड है वहां से तो वहां पे तो रोड है, तो इसका जो बिल्डिंग्स का जो फेस रहेगा वो तो रोड की साइड में रहेगा ना। अभी ये जो है ये तो इसकी बैक साइड है, तो अगर बैक साइड से ट्रैक जा रहा है तो वो उसके पीछे से गया ना, बिल्डिंग्स के पीछे से जा रहा है ना, और यहां पे आप गलत हो जाओगे। मेरी बात समझ में आई? आप यहाँ पे गलत हो। ये जो ट्रैक है ये तीनों बिल्डिंग के आगे से जा रहा है, ये पीछे से नहीं जा रहा। और मुझे पता है कि 90 क्या अगर मैं बोलूंगा 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस केस के अंदर गलत होंगे, और 110% गलत होंगे। इसका मेन कारण ये भी है भाई कि हम टास्क वर्क के जितने भी ग्राफ्स कर रहे हैं यहाँ पे टिप ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ, ये हमने स्कूल्स में हमारे एकेडमिक सेशंस के अंदर किसी भी क्लास के अंदर हमें नहीं पढ़ाए गए। ठीक है, देखने में तो ठीक है आपको लगेंगे कि ये आसान है, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली कोई टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निक वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसी। अभी आपको पता तो चल गया कि ये ट्रैक जा रहा है, लेकिन अगर आपने ये गलत लिख दिया, अगर आपने पोजीशन गलत लिख दी कि कहां से जा रहा है कहां पे, तो आपका तो जो रिस्पॉन्स है वो तो गलत हो गया ना, टीए से तो आपके नंबर चले गए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है। तो ये आगे से जा रहा है, क्यों जा रहा है मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको उससे पहले कि मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ पे एक नई नई फैक्ट्री बन गई है, इजंट इट? तो मैं आपसे जस्ट ये पूछने जा रहा हूं, अभी मैं ये सेकंड पार्ट ले रहा हूं कि ये राइट में बनी है फैक्ट्री किसके, ये जो नदी है, जो रिवर है, रिवर के राइट के ऊपर बनी है या फिर लेफ्ट में बनी है? ये दाहिने बनी है या बाएं बनी है? ठीक है, आप थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा देख भी सकते हो। ठीक है, और ये 50-50 वाला हिसाब हो रहेगा, आप में से 50% स्टूडेंट्स को सही बता देंगे, 50% गलत होंगे, मैं आपको पहले से ही बता दूं। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन में तो बहुत तकरीबन 90-95% स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं, लेकिन राइट लेफ्ट में 50% तो सही लिख देंगे, 50% गलत होंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि प्रैक्टिकली सोचते हैं भाई, ये जो नदी है ये तो ऊपर से नीचे जा रही है, पानी इसका जो है वो समंदर में जा रहा है, इजंट इट? तो अगर मैं इस नदी में जा रहा हूं, इजंट इट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि ये जो है फैक्ट्री है ये मेरे लेफ्ट साइड में है।
और ये जो सुपरमार्केट है ये जो है ये राइट साइड में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे कि ये जो फैक्ट्री है ये लेफ्ट साइड में है। समझ में आ गया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस नदी के हिसाब से यहाँ पे अपने आप को प्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके हिसाब से ये देख रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री है तो भाई ये तो मेरे दाहिने साइड दाहिने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर यही प्रॉब्लम रहती है। वो बोलते हैं कि यार मैं कैसे बताऊं, मैं भी अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये तो मेरे राइट में है, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ये मेरे लेफ्ट में है। अभी वहां पे तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना कि मैं नीचे से, अगर मैं नीचे से जा रहा हूँ जो ऊपर से आ रहा हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। वहां पे तो आपने सीधा सीधा लिखना है कि ये राइट में है कि लेफ्ट में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर आप एजम्पशन लेके चलोगे यार मैं ऊपर से नीचे ही आऊंगा, क्योंकि पानी जो है वो भी तो ऊपर से नीचे ही आ रहा है, समुद्र में गिर रहा है, तो ऐसे ही मैं भी ऊपर से नीचे आऊंगा। और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ये जो फैक्ट्री है ये तो मेरे कहाँ किस साइड में होगी, लेफ्ट में होगी। यहां पे आप गलत हो गए, ये राइट में है। अभी ये राइट में कैसे है, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको ये दोनों चीजों को अच्छी तरीके से बताता हूं। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, उनका आंसर चाहे सही होगा लेकिन उनको यही नहीं मालूम होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या लॉजिक है असल में, मतलब लॉजिक जो है, जो साइंस है इसके पीछे, वो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो हम तुक्का लगाते हैं ये एक बार तो सही होगा, फिर दूसरी बार में आप कुछ और लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? तो ठीक है, मैं आपको अभी बिल्कुल सिंपल बता दूं। सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के आगे से जा रहा है या पीछे से जा रहा है, ये पूछा था। तो देखो, मान लीजिए कि ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, मैं यहाँ पे ट्रैक बना रहा हूं, ये ट्रैक हो गया जी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये बिल्डिंग्स है, ये 2 बिल्डिंग होगी, 3 बिल्डिंग होगी, ठीक है जी। और ये जो है इसके आगे ये रोड जा रही है। आपका जस्ट एक चीज है कि जिस तरीके से जो जिस जिस रूल से आप ये बोला सोच सकते हो कि जो पेंटर ने या फिर आर्टिस्ट ने ये मैप को बनाया, आपने उसी तरीके से इसको देखना है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर नहीं जाना, ठीक है, आपने इसको बाहर से ही देखना है, ठीक। तो जैसे कि मान लो ये आप हो और ये आप बाहर से देख रहे हो, ये आपकी आंख है और आप ऐसे इसको देख रहे हो। अभी आप देखो जो आपकी साइट जो है, सबसे पहले आपकी साइट किससे टकरा रही है, सबसे पहले ट्रैक, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, फिर उसके बाद रोड है, फिर उसके बाद जो कुछ भी है, ठीक है। तो क्या आगे क्या है, आगे है ट्रैक। हम बोलेंगे कि ये जो ट्रैक है ये 3 बिल्डिंग्स के आगे है, पीछे नहीं है। आप इसके अंदर अंदर नहीं घुसना, इसके अंदर घुस के लॉजिक नहीं लगाना कि भाई ये तो इसकी बैक साइड है, इसकी फ्रंट साइड है, नहीं भाई, आप बाहर रहो। जैसे कि एक पेंटर, एक आर्टिस्ट जो बनाता है ना, वो इसके अंदर नहीं होता, वो बाहर से इसको बना रहा है। जैसे कि एक भगवान है, जैसे कि आप पूरी की पूरी पृथ्वी को, पूरी की पूरी अर्थ को बाहर से देख रहे हो, ठीक है, स्पेस में से, तो वैसे ही आप बाहर से इसको देख रहे हो, इसके अंदर नहीं घुसना, बस सिंपल सी बात। तो अगर आप बाहर से इसको देखोगे, आप देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या आया, ट्रैक, फिर इसके बाद क्या आई, बिल्डिंग, उसके बाद सुपरमार्केट, उसके बाद पॉन्ड, उसके बाद फिर से बिल्डिंग, ऐसे ही इस साइड में चलेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है, कौन सी चीज आ गया, कौन सी पीछे, उसको कैसे देखना है। अच्छा, अभी इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद दूसरा, ठीक है। अभी भी मैंने बोला ये देखो, ये है हमारे पास नदी, ठीक है, जो कि ये नीचे जो है ये है हमारे पास नीचे समुद्र, सी। अभी यहाँ पे इस साइड में जो है हमारे, जो है फैक्ट्री बन गई हमारे पास, ठीक है, ये जो है फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री बन गई। ये जो फैक्ट्री है अभी वो ही, ठीक है, आप नीचे से देख रहे हो, ठीक। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरा ये साइड मेरी राइट है, ये मेरी साइड मेरी लेफ्ट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आप देखोगे जब, तो ये जो बनी है ये कहां में बनी है, ये राइट साइड में बनी है, ये लेफ्ट में नहीं है। आपने इसके अंदर नहीं घुस जाना कि आप देखोगे कि भाई मैं ऊपर से चलूं कि नीचे से जाऊं, आप इसके अंदर से नहीं जा रहे हो भाई कि पानी ऊपर से आ रहा है तो मैं ऊपर से कराऊंगा तो ये राइट में या लेफ्ट में है। आप बाहर रहकर ही देखोगे,
ठीक है, जैसे कि इसको जिस तरीके से बनाया गया है, जिस बनाने वाले ने जिस तरीके से इसको बनाया है और उसी तरीके से हमने इसको पढ़ना है, तभी आप इंफॉर्मेशन को सही से गैदर कर पाओगे। तो देखो लोकेशन, अगर आपने लोकेशन नहीं समझ पाए, अगर ये ग्राफ को सही पे पढ़ ही नहीं पाए, तो लिखोगे क्या? लिखोगे भी गलत। अगर गलत लिखोगे तो मार्क्स कहां से आएंगे? क्यों इसको 7th नंबर पे सबसे मुश्किल माना जाता है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप पूरा लिखोगे ही नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। अगर आप उसको लिखोगे भी तो उसकी पोजीशन गलत लिख दोगे, आपको यही नहीं पता कि ऊपर नीचे क्या लिखना है, दाएं बाएं क्या कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आप उसको भी सही लिख दोगे, आपको यही नहीं पता रहेगा कि इसको बोलते क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अगर ये भी पता है कि इसको बोलते क्या है, तो आपको ये पता है कि मैं इसमें टेंस कौन सा यूज करूं। टेंस गलत, हमेशा स्टूडेंट्स में गलत टेंस यूज करते हैं। ठीक है, वो उसकी बात में अभी आगे आगे मैं आपसे करूंगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन वो भी पढ़ी है। तो भाई इतना कुछ ध्यान देना है, फिर इसके बाद इसको आप लिख पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक एक पॉइंट को अभी तक, जैसे कि मैंने आपको ये जो समझाया, आपको समझ में आ गया, तो 50% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है भाई। ठीक है, अभी बाकी बची हुई जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पहले तो आज तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लैंग्वेज ऑफ पोजीशन, ये जो पोजीशन है, इसको समझना कैसे है, मैं तो जस्ट समझा रहा हूं। कल को बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है, पहले समझोगे सही से तभी तो लिखोगे ना। तो आज तो मैं जस्ट बता रहा हूं, अभी मैं तीसरी जो थर्ड पार्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें कोई आपसे गलती ना हो जाए, उसको भी देख लो। ठीक है, तो ये जो है थर्ड पार्ट, आपको पता ही है ऑलरेडी कि जो ऊपर वाली साइड है, ऐसे आमतौर पर लिखा जाता है कि ये नॉर्थ है। यहां पे भी आप चार्ट में देखो, ये लिखा हुआ है यहां पे नॉर्थ, ऐसे ऊपर ये जो है एक, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नॉर्थ को दिखाने के लिए। एक चार्ट के अंदर, एक मैप के अंदर जस्ट एक वर्टिकल लाइन लगा के ऊपर लिखा जाएगा कि इस साइड में भाई नॉर्थ है। ठीक है, अगर ऊपर इस साइड में नॉर्थ है तो नीचे क्या रहेगा, यहां पे साउथ। ठीक है, आपको पता है, स्कूल में पढ़ा भी होगा कभी। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपने रिवाइज नहीं किया, भूल गए भाई, तो इसको आप रिवाइज कीजिए। ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या है, साउथ है। इस साइड में क्या है, यहां पे है ईस्ट। इधर इस साइड में क्या है, यहां पे है वेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद चलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो तकरीबन सबको पता ही रहता है, लेकिन जब इसके बीच वाली जो जो है, इनको इन डायरेक्शन में लिखा जाता है, इनको लिखा जाएगा, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाती है। ठीक है, वो कैसे हो जाती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये अगर ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां से यहां जाते हुए ये क्या हो गया, ईस्ट और साउथ, ये हो गया ईस्ट साउथ। ऐसे ही ये साउथ और वेस्ट में जाते हुए ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट से फिर इसके बाद नॉर्थ में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट नॉर्थ। तो बोलेंगे कि हम एक सर्कल ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है, ये जो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कई एंटी क्लॉकवाइज इसको सोच रहे होंगे, सोचते हैं। अक्सर ये भी एक गलती है। अभी इसमें क्या है, दो ठीक है दो गलत है, दो ठीक है दो गलत है। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्ट ये सही है, लेकिन ये ईस्ट साउथ ये गलत है। ऐसे ही ये साउथ वेस्ट ये सही है, लेकिन ये वेस्ट नॉर्थ ये गलत है। क्यों क्यों गलत है भाई? ठीक है, आपको बताता हूं। ठीक है, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जो रेफरेंस लेते हैं, जो जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अपने 10th से पहले अपनी क्लासेस के अंदर, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के दो पोल्स हैं, टू पोल्स हैं, वो है नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, हमारी जो अर्थ है, जो अर्थ जो घूमती है, वो नॉर्थ और साउथ पोल के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ और साउथ है, इनको रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, जब हम ऊपर की बात करेंगे तो इस साइड में और यहां से इस साइड में देखेंगे, नॉर्थ के इस साइड में, नॉर्थ के उस साइड में। ऐसे ही जब साउथ है तो साउथ के भी दोनों साइड में देखा जाता है। साउथ को आगे रखा जाएगा, अगर हम जो है साउथ की तरफ नीचे जाएंगे, साउथ पोल की तरफ, और नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ को आगे रखा जाएगा। तो इसीलिए इस साइड में हो गया नॉर्थ ईस्ट, इस साइड में हो गया नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही इस साइड में हो गया साउथ ईस्ट, इस साइड में हो गया साउथ वेस्ट।
सो नॉर्थ ऊपर जो अपर हेमिस्फीयर है, जो धरती का अपर वाला हिस्सा है, अपर हेमिस्फीयर है, वहां पे नॉर्थ आगे होगा, और जो लोअर हेमिस्फीयर है वहां पे साउथ आगे होगा। तो उसी हिसाब से आप लिखोगे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और इसको बाद साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार क्या फर्क पड़ता है यार, ये साउथ ईस्ट को ईस्ट साउथ भी लिख देंगे तो क्या हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, क्योंकि आपने रेफरेंस जो है, ये जो इंटरनेशनल रूल है, जो कि जो रेफरेंस है साइंस को ही, जिस साइंस ने ये किसी आधार के ऊपर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और ये कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज बोल लीजिए, आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट क्यों बता रहा हूं आपको, जस्ट इसीलिए कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है, इन छोटे छोटे पॉइंट से ही बहुत सारे बैंड्स जो है वो कट जाते हैं भाई, ठीक है। अभी ये जो है आपने लैंग्वेज को कैसे हमने, ठीक है, समझना है, पोजीशन को आपको प्रेपोजिशन के हिसाब से बता दिया, राइट और लेफ्ट के हिसाब से बता दिया, और आपको मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से भी समझा दिया कि इसको समझ में लेके लिखेंगे। बाकी इनको लेके कल लिखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखने वाले हैं। आज सारे समझने वाले काम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं सबके सब टिप्स एंड ट्रिक्स। समझ में आ गया जी आपको? तो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। हमने अभी ये चीज देखनी है मेनली कि ग्रुपिंग कैसे करनी, ग्रुपिंग कैसे करनी। इंफॉर्मेशन को जब आप ग्रुप करोगे, आपने बीपी 1 में क्या लिखना है, बीपी 2 में क्या लिखना है, ये सब कुछ जो है अब हम देखते हैं, ठीक है। आप जब आपको एरिया आपके सामने हो, जिसके जैसे कि इस केस के अंदर आपके पास एरिया है, तो एक तो है यूनिवर्सल, आपको मैक्सिमम बुक्स में, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में एक ही तरीका सबसे सबसे आसान बताया जाता है कि वही तरीका जो है सब जगह अप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो क्या है कि जस्ट आप पहले जो फर्स्ट ग्राफ है, फर्स्ट मैप है पास्ट का, उसके ऊपर आप लिख लीजिए, ठीक है ना, कौन सी चीज, कौन सी आइटम कहाँ पे आप बता दीजिए। फिर इसके बाद बता दीजिए कि जो नेक्स्ट है उसमें कौन लोकेशंस क्या क्या चेंज हुई, क्या क्या ऐड हुआ, क्या क्या अल्टर हुआ, एडिशन हुआ, वो जितनी भी चेंजेस हैं वो आप सेकंड ग्राफ में बता दीजिए, BP1 एंड BP2, ठीक है। ये तो है पहला तरीका, ठीक है। जैसे कि आपको या कि बाई ईयर, सबसे पहले आप BP1 जो है, ठीक है, जो BP1 लिखोगे आप, वो लिखोगे 1990, मतलब आपने जस्ट ये बता दिया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आगे पीछे ऊपर नीचे कौन सा कहाँ पे है, स्कूल कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये सब कुछ हमने बता दिया। फिर इसके बाद आपने जो सेकंड पार्ट में जब आप बताया BP2 में, आप बताओगे कि स्कूल के पीछे एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन की लाइन एक्सटेंड हो गई है, रेलवे स्टेशन की लाइन के पास जो है फेरी पोर्ट बन गई है, यहाँ पे फैक्ट्री बन गई है, वहां पे सुपरमार्केट बन गया है, जो भी चेंजेस हैं वो आप BP2 में बताओगे, ठीक है। ये एक तरीका जरूर है, लेकिन इस तरीके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी फिर एक बहुत अच्छा सा टिप दे रहा हूं, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ग्राफ्स में पूछा गया है चेंजेस पूछे गए हैं कि आपने जस्ट चेंजेस बताने हैं। अभी इसमें यहां पे क्या स्कूल में कुछ चेंज हुआ? स्कूल तो वहीं का वहीं पे है। क्या यहाँ पे हॉस्पिटल में चेंज हुआ? हॉस्पिटल भी वहीं का वहीं पे है। वैसे ही अगर आप देखोगे बहुत सारी, जैसे कि रेलवे स्टेशन की भी लोकेशन जो है चेंज नहीं हुई। अगर इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ तो आप इनके बारे में लिखेंगे भी नहीं। हाँ, आप इनका रेफरेंस ले सकते हो कि स्कूल के ऊपर नीचे दाएं बाएं इसके नॉर्थ साउथ में क्या है। आप ऐसा लिख सकते हो कि ये रेलवे स्टेशन के आगे पीछे दाएं बाएं नॉर्थ साउथ में क्या है। लेकिन आप ये अगर लिखोगे कि रेलवे स्टेशन कहां पे है, तो ये गलत है, ठीक है। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप 1990 की इंफॉर्मेशन पहले लिख रहे हो तो डेफिनेटली आप लिखोगे कि रेलवे स्टेशन कहाँ, हॉस्पिटल कहाँ, स्कूल कहाँ है, मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, और आपके जो है वर्ड्स लिमिट आप क्रॉस कर जाओगे, आप एक्सीड कर जाओगे, और ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी जरूरत भी नहीं है। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स टीए में भी कटेंगे, और डेफिनेटली आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, और वर्ड लिमिट भी आपकी ज्यादा हो जाएगी,
तो ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन आइल्स में हमने ये भी देखना है आइल्स के टास्क के हिसाब से ये बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है जी। तो वैसे ये तरीका है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे बुक्स में आपको ये मिलेगा कि पहले आप BP1 इसके ऊपर लिख दो, BP2 में सभी चेंजेस। ठीक है जी, ये हो गया नंबर 1। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया है। अभी चलते हैं तरीका नंबर 2। मॉड नंबर 2 वो क्या है, आप देखिए। आप ज्योग्राफिकली चल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीच में से क्या जा रही है, नदी जा रही है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि नदी के, ठीक है, राइट में कौन से चेंजेस हुए। ठीक है, और इस रिवर के लेफ्ट में कौन से चेंजेस हुए। आप ये भी बोल सकते हो कि ये ईस्ट साइड है, वो वेस्ट साइड है। आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो टेम्पलेटन रिजॉर्ट है, ये जो ईस्ट रिजॉर्ट है, ये जो है वेस्ट रिजॉर्ट है। ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, जहां फिर आप बोल सकते हो कि राइट और लेफ्ट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इनमें जब आप चेंजेस लिखोगे तो आप दोनों मैप्स को साथ में लेके चलोगे। ठीक है, आप बोलोगे कि ईस्ट में ये जो है रेलवे स्टेशन एक्सटेंड हो गई है, ईस्ट के अंदर ये जो फैक्ट्री बन गई है, ईस्ट के अंदर जो है ये एयरपोर्ट बन गया, वेस्ट के अंदर क्या हुआ है, वेस्ट के अंदर अपार्टमेंट ज्यादा बन गए हैं, अपना सुपरमार्केट बन गई है। तो आप ईस्ट वेस्ट या फिर राइट लेफ्ट किसके हिसाब से चल रहे हो, आप चल रहे हो नेचुरली। आप अगर देखोगे ये जो नदी है, ये जो रिवर है, ये इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप, ठीक है, ईस्ट वेस्ट या फिर, ठीक है, आप राइट लेफ्ट के हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय पोजीशन राइट अबाउट द वेस्ट ऑफ द टाउन। ठीक है, दोनों के एक साथ 1990, और ये अच्छा तरीका है। ठीक है, और राइट अबाउट द ईस्ट साइड, तो ईस्ट वेस्ट से आप लिख सकते हो 1990 का 2005 का, दोनों का एक साथ, क्योंकि कंपैरिजन भी तभी होगा, इसलिए जब आप चेंजेस लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड। और थर्ड जो है, थर्ड क्या है कि आप इसको जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से लिखो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नंबर 1, आप जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में क्या कौन सी चेंजेस हुई हैं, बिजनेस में कौन सी चेंजेस हुई हैं, हाउसिंग में, रेजिडेंशियल में कौन सी चेंजेस हुई हैं। कोई भी बड़ा एरिया है, इसमें ये 3 चीजें ही हैं जिसमें इंसान कुछ बनाता है, क्योंकि ये जो कुछ भी किया है ये इंसान ने किया है। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए किया है। तो डेफिनेटली पहली बात तो उसने वहां पे बिजनेस के लिए किया है। ठीक है, तो बिजनेस, ये स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल हो गया, ये फैक्ट्री होगी, सुपरमार्केट होगी, ये सब क्या है, बिजनेस का पार्ट है। फिर इसके बाद आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का भी आप देखोगे कि ये रेलवे स्टेशन होगा, ये जो रोड नेटवर्क है, और फिर इसके बाद आप देखोगे ये एयरपोर्ट है, फिर इसके बाद ये फेरी पोर्ट है। तो मतलब है कि ये जो एरिया है इसमें ट्रांसपोर्टेशन के चारों मोड्स आपको दिख रहे हैं। फिर इसके बाद आप हाउसिंग देखोगे कि यहाँ देखो, यहाँ पे हाउस भी है, अपार्टमेंट्स भी है, मेंशन हाउस भी है। तो ये जो हो गया, यहाँ पे रहने का भी प्रबंध है। ठीक है, तो आप इसको मोटा मोटा देख सकते हो कि आप बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में और हाउसिंग में डिवाइड कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड हाउसिंग, आप एक पैराग्राफ ट्रांसपोर्ट पे लिखिए, दूसरा बिजनेस पे और तीसरा हाउसिंग पे लिखिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। जब हम रियल राइटिंग करेंगे, हम रियल राइटिंग इसी चार्ट के ऊपर करने वाले हैं। जब हम रियल राइटिंग करेंगे उस टाइम पे हम ये जो बाय फीचर्स ही चलेंगे, जबकि ये दोनों तरीके भी ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला जो है बाय ईयर्स, मैं बार बार तो आपको दोबारा यही दोहरा रहा हूं। ठीक है, वो क्यों गलत है, वो गलत नहीं है, वो क्यों असल में प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, आपके मार्क्स कमाने के नंबर 1 आपको इसमें लिखना, वो जब आप 90 का 1990 में लिखो, आपको सभी फीचर्स लिखने पड़ेंगी। ठीक है, कि स्कूल कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ, रेलवे स्टेशन, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, तो अननेसेसरली BP1 में जो है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन के साथ आपका जो है वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपका जो है टीए के अंदर भी जो है अननेसेसरी डाटा लिखने के लिए आपके मार्क्स कटेंगे। तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े, तो इसीलिए ये जो है ज्यादा प्रेफरेबल जो है नहीं है। इन दोनों में से आप कोई भी चैप्टर चूज करोगे वो ज्यादा अच्छा है। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक जो बच गया वो है टेंस कौन सा यूज करना है भाई। ये जो है टेंस कौन सा यूज करें, मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जस्ट पास्ट टेंस में लिखते हैं।
आप देखो, क्योंकि ये भी 1990 में है, ये जो है 2005 में है, तो मतलब दोनों के दोनों जो हैं वो पास्ट में हो रहे हैं, पास्ट के मैप्स हैं। ठीक है, तो आप दोनों को पास्ट टेंस में लिखोगे, ये बहुत बड़ी गलती है। पहली बात तो ये वैल्यू चार्ट्स नहीं है भाई। प्रोसेस डायग्राम और मैप्स जो हैं ये वैल्यू चार्ट्स नहीं है। जैसे कि प्रोसेस चार्ट में आपको बोला था कि वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता था, आपने लिखा जाता है, आपने पीछे आपने पढ़ चुके हो लास्ट के लेसन में। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें आप पास्ट टेंस यूज कर सकते हो बहुत ही कम, कि ये काम हुआ था कभी। ठीक है, ये कुछ बना था। ठीक है, एक आध बार लिख सकते हो, मैं ये बोल नहीं रहा, लेकिन आप मैक्सिमम इसको भी प्रेजेंट में लिखोगे। आप बोलोगे प्रेजेंट में क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जो सबसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हम इसको जितनी भी चेंजेस हुई हैं वो चेंजेस चाहे 2005 में हुई हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो चेंजेस आज भी, क्योंकि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, कोई भी ग्राफ है ये रियल ग्राफ होते हैं। अगर टेम्पलेटन रिजॉर्ट ये है कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, तो यहाँ पे अगर ये रेलवे लाइन अगर एक्सटेंड की है, अगर आज भी एक्सटेंशन ये होगी वहां पे, डेफिनेटली होगी, तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इसको परमानेंट मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये जो चेंजेस एक दो दिन के लिए या थोड़ी देर बाद चेंज होने वाले नहीं है। एक बार अगर बिल्डिंग बन गई तो बन गई, एक बार यहाँ पे फैक्ट्री बन गई तो बन गई। हो सकता है कि अभी आज के समय में 2025 में हो सकता है कि फैक्ट्री के आसपास कुछ और भी बन गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फैक्ट्री निकल गई होगी, खत्म हो गई होगी। ठीक है, तो हम ये लोग मान के चलते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट हैं। एयरपोर्ट अगर बन गया तो बन गया, तो हम ये बोलेंगे कि 2005 में बन चुका है, बन चुका था नहीं, बन चुका है। हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, हम बोलेंगे फैक्ट्री बन चुकी है 2005 में। ठीक है बोल रहा हूं। ठीक है, बन चुकी है। ठीक है, फेरी पोर्ट बन चुकी है, एक्सटेंशन हो चुकी है। तो आप इसको परमानेंट मान के चलना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे मैक्सिमम यूज होने वाला है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहीं कहीं पे यूज कर सकते हो, लेकिन 80% आप प्रेजेंट परफेक्ट पे चलोगे। जस्ट थोड़ा बहुत आप एक दो सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आप लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा ही आपने अगर पास्ट में लिख दिया, जब पास्ट में लिख दिया, तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको यही नहीं पता कि भाई ये वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक मिनट की भी गारंटी नहीं होती वैल्यूज की। जब हम लाइन डायग्राम बार फाइट कर रहे हैं, जब हम नंबर्स को परसेंटेज को हम यूज करते थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था वो तो जस्ट इतनी जल्दी फ्लक्चुएट हो रही है, इसंट इट? लेकिन भाई इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक बार बन गया तो जस्ट बन गया, वो परमानेंट है। ये इसमें चेंजेस एक बार होगी तो हो गई, तो उसको हम परमानेंट मान के चलते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा लिखा जाता है। तो इसको पास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। एक आध सेंटेंस अगर आप पास्ट में लिख देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद वोकैबुलरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वोकैबुलरी के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लेबलिंग नहीं की हुई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसको मेंशन हाउस बोलते हैं, ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस इसी वीडियो की जस्ट स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं। तो ये सब कुछ आपको अगर दिमाग में है सही तरीके से, तो अब आप अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हो मैप्स को लिखने के लिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके मैप्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से स्कोर करके जो आपका ड्रीम है वो अपना ड्रीम आप पूरा कर पाओगे। ठीक है जी। तो लेकिन अभी हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म नहीं हुआ। आज तो जस्ट मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, जस्ट मैंने आपको ये सब कुछ बताया कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम जो लैंग्वेज ऑफ पोजीशन लोकेशन आज मैंने जस्ट आपको समझाई है वो कैसे लिखनी है, एक एक प्रेपोजिशन के साथ, फिर राइट एंड लेफ्ट के साथ, फिर नॉर्थ साउथ के साथ, बिल्कुल जो भी पंक्चुएशन है, जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और हम ये भी देखना है कि हमने इसके ऊपर पूरा लिखना भी है, इंट्रो, ओवरव्यू, BP1 BP2 वो सब कुछ लिखना भी है। तो जस्ट आज हमने इस क्लास के अंदर समझ तो सब कुछ लिया,
लेकिन इसको प्रैक्टिकली आगे लिखना कैसे है, स्ट्रक्चर्स को हैंडल कैसे करना है, और ये जो लैंग्वेज ऑफ पोजीशन लोकेशन है इसकी सारी डिटेल्स क्या है, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भाई। तब तक के लिए एक बार फिर से पूरा का पूरा लेसन अच्छी तरह से देखिए और इसके पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे लगे उसके आप नोट्स बना लीजिए और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये लेसन, हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो हमें आप लाइक कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। हम इससे भी अच्छे और अच्छे लेक्चर बनाएंगे ताकि आप घर बैठ के ही अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करके और अपना जो आइल्स का एग्जाम है इसमें बहुत अच्छे बैंड स्कोर आप हासिल कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।